हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज हम जो है केमिकल साइंस का लेक्चर 2 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो केमिकल साइंस का नेट के लिए CSIR UGC जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमने केमिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि एग्ज़ाम आपका कैसा होगा, क्या पैटर्न होता है, कितने पार्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं और सिलेबस क्या है इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी जैसे कि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम क्या करते हैं किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं और किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो आज हम जो है शुरू करेंगे एक टॉपिक नया, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग आज हम शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसके अंदर देखेंगे इसमें से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है पार्ट बी में या फिर पार्ट सी में भी आ जाता है। पार्ट बी में ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन आइदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से या फिर हाइब्रिडाइजेशन से या वेस्पर थ्योरी से। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हैं हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, NO N2 पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर से आते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, कौन सा लीनियर होगा, कौन सा बेंट होगा और किसके अंदर कितने सेंट्रल एटम के अराउंड कितने लोन पेयर्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं। तो हम ये चीज़ें पहले एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे डीपली, जितना हमारे लिए रिक्वायर है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके CSIR जो नेट एग्ज़ाम है केमिकल साइंस का उसके अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पिछले साल कुछ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ अलग उस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल बॉन्डिंग वर्ड से पता चल रहा है कि बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है? बॉन्ड जब बनता है दो एटम के बीच में तो क्या हुआ कि जब एटम के बारे में डिस्कवरी हुई कि एटम क्या है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सब किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी है। तो एटम्स जो होते हैं, एटम के ऊपर स्टडी हुई कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया, ये देखा गया कि एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसी में दो एटम कंबाइन कर गए सेम, किसी में दो अलग अलग, किसी में दो से ज़्यादा, दो तीन चार, कितने भी एटम्स आपस में कंबाइन करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए, क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम ने क्या किया है? कंबाइन किया है। ठीक है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके अंदर टोटल आपके एटम्स कितने हुए? टोटल एटम्स हुए 3। तो 3 एटम ने कंबाइन किया। तो जब मॉलिक्यूल्स की स्टडी की गई कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिसर्चर्स के दिमाग में आए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स जो है कंबाइन करते क्यों है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, विदाउट रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ऐसा क्या रीज़न है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो यही था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। सेकंड क्वेश्चन था कि few atoms combine, sorry, some atoms combine while some other not, means
कुछ एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ या अपने सेम एटम के साथ, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कंबाइन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल है जैसे H एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। दो हाइड्रोजन एटम, एक ये एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये और एक हाइड्रोजन एटम ये, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल बनाया है। तो अब ऐसे ही केस क्या, ये जैसे H2 बना वैसे ही दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, जबकि दो हीलियम एटम कंबाइन होके He2 नहीं बनाते, दो नियॉन एटम कंबाइन होके Ne2 नहीं बनाते। तो क्वेश्चन ये है कि ये एटम्स कंबाइन कर रहे हैं अपने सेम एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ, जैसे ये H2O बनाएगा ये Cl2O बना देगा, NO2। तो ये वाले एटम्स, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंबाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? सेकंड क्वेश्चन ये था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एटम्स के कंबाइन करने का एक पर्टिकुलर कोई रेशियो फिक्स होता है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि इसमें दो ही एटम कंबाइन हो रहे हैं, 3 क्यों नहीं हो रहे या 4 क्यों नहीं हो रहे हैं? तो एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्यों कंबाइन होते हैं? थर्ड क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये जो एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री क्या होती है? मतलब अगर वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये किस तरीके से अरेंज होंगे? ऑक्सीजन सेंटर में होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, वो किस टाइप से अरेंज होंगे? इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? या फिर जैसे वाटर आप कहीं से भी लो, उसकी सेम स्ट्रक्चर होगी या अलग अलग होगी, किस टाइप से होगी? तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कुछ थ्योरीज या कुछ कंसेप्ट कह लीजिए दिए गए। तो वो थ्योरीज और वो कंसेप्ट्स जो है वही हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, जो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करे कि एटम्स क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है कि एटम्स के कंबाइन करने का एक मोटा सा रीज़न ये है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो कोई बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से अगर आपका कोई ये आइसोलेटेड एटम है और कोई मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इस एटम से कम होगी। तो जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी रिलीज करने के लिए, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए एटम्स जो है कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन से रीज़न है वो देखते हैं। पहले थ्योरीज देखते हैं कौन कौन सी दी गई। तो ये जो है थ्योरीज दी गई कौन कौन सी, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली थ्योरी थी ऑक्टेट रूल या फिर ल्यूइस की थ्योरी। सबसे पहला अटेम्प्ट था जिसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनेगा, दो एटम कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ये बताने की जिसमें कोशिश की गई कि क्यों एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये थी ल्यूइस थ्योरी या फिर इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मीन्स क्या हुआ, ल्यूइस थ्योरी कहती है कि कोई भी जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए
हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को 2 कंप्लीट करने होते हैं, बाकी सबको, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट स्टेट, इसको ऑक्टेट स्टेट। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आई कहाँ से? लुईस को कैसे पता चला कि वो कोई भी एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है? तो ये थ्योरी आई कहाँ से? क्या हुआ, नोबल गैसेस को स्टडी किया गया। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नोबल गैसेस या इनएक्टिव गैसेस या इनर्ट गैसेस। ये एक ग्रुप है, 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक का सबसे लास्ट का ग्रुप है, 18 ग्रुप। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये सारी गैसेस, इनको कहते हैं इनएक्टिव गैसेस या नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनमें से अगर हम जीनन को छोड़ दें तो बाकी सारे जो है वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जीनन के कुछ कंपाउंड मिलते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ये क्यों सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलते हैं, ये जब हम नोबल गैसेस पढ़ेंगे तब इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल क्या है कि ये देखना है कि इनको स्टडी किया गया तो क्या मिला। जब इनको स्टडी किया गया तो एक चीज़ पाई गई कि इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, जैसे हीलियम का होता है 2, इसका हुआ 2-8, इसका हुआ आर्गन का 2-8-8। तो ये पाया गया कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहते हैं जैसे ये आपका एटम है, इसमें जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास का वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। SPDF आपने सुना होगा, SPDF, ये सारे क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। तो ये होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिटल होता है इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या फिर वैलेंस शेल भी इसी को कहते हैं। सबसे बाहर वाली जो शेल होगी उसी के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है, क्योंकि जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ स्ट्रोंगली बाइंड होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस का, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे अंदर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो सबसे बाहर वाले होते हैं वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये वाला है, तो यहाँ से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इन वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, तो ये अवेलेबल रहते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमेशा जब भी बात होगी किसी भी थ्योरी में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, वही शेयरिंग करते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या देखा गया कि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बाहर वाला शेल था आउटर मोस्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये नोबल गैसेस कही जाती थी क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती थी। तो यहाँ से लुईस थ्योरी बताती है इनको ऑब्जर्व करके, दैट मीन्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो कि उनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब अगर वो कोई चीज़ स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब उसकी एनर्जी मिनिमम है और वो रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए नोबल गैसेस जो है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करती, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती है। जीनन को अगर छोड़ दें, जीनन का केस स्पेशल है, अलग है, बाकी सारी नोबल गैसेस है। तो इसके बेस पे ही ये थ्योरी दी गई जिसको कहते हैं ल्यूइस थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एटम जो है कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे कैसे।
हाइड्रोजन का अलग है। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, 8 नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको सिर्फ हीलियम जैसा, अगर हम इसी स्टेटमेंट को, ऑक्टेट रूल को दूसरे वर्ड्स में बोले तो कोई भी एटम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो हाइड्रोजन को 1s2 करना है, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं एस ऑर्बिटल में, 8 नहीं करने। हाइड्रोजन का अलग है केस, तो हाइड्रोजन को 2 करने हैं, बाकी सबको 8 करने हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर का ही देख लेते हैं एग्जाम्पल। वाटर के अंदर होता है ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करें, एक होती है लुईस ने जो प्रपोज की थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम लिख लीजिए, उसके चारों तरफ उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बना दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8 मीन्स 2 6। आउटर मोस्ट ये वाला, इस वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन बनाइए, 4 6। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड करनी है। एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। इसके इलेक्ट्रॉन को जैसे मैंने डॉट से दिखाया, इसको क्रॉस से। तो अब क्या होगा, इसने एक बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ, एक इसका, और इधर भी एक इसका यूज हुआ, एक इसका। तो इसने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड बनाया इस हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाए। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक इस वाले हाइड्रोजन का और एक इस वाले का। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए हाइड्रोजन के पास, 8। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। और जब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये इधर काउंट होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने कंप्लीट हुए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 हाइड्रोजन होती है, 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, 5 नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, नाउ इट इज स्टेबल। हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन के काउंट करेंगे तो जो ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों तरफ काउंट होते हैं। जब हाइड्रोजन का काउंट करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर काउंट होगा, एक ये, टोटल 2 हो गए। ऐसे ही जब इधर हाइड्रोजन का काउंट करेंगे तो एक ये, टोटल 2। हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हुई, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इट इज स्टेबल नाउ। ऐसे ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, उसके पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए वाटर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग करता है, 2 से ज़्यादा या 2 से कम के साथ नहीं। तो ये कहता था ऑक्टेट रूल या ल्यूइस थ्योरी। अब ल्यूइस थ्योरी ने जो मेन चीज़ बताई जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है, कोई भी एटम लेना है, उसके बाहर, उसके चारों तरफ उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो ऑक्टेट थ्योरी या लुईस थ्योरी ने काफ़ी जो है कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बताया, एक्सप्लेन किया अच्छे से काफ़ी को। लेकिन कुछ जगह आके ये थ्योरी फेल हो जाती है, फेल नहीं कह सकते, मतलब लिमिटेशन है इस थ्योरी की कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को ये नहीं बता पाती। जैसे कि PCl5 ले लीजिए। तो क्या होता है कि PCl5 में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस होता है 15 285, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, और 5 इसके साथ क्लोरीन जुड़ी, तो टोटल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हुए इसके चारों तरफ, 8 से ज़्यादा हुए। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाती जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो रहे हैं फॉस्फोरस के 10 हो जा रहे हैं, जिनमें 8 से ज़्यादा या 8 से कम हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, बट इसकी अच्छी चीज़ ये थी, इसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, कैसे बॉन्ड बनते हैं ये बताया, तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। दूसरा लिमिटेशन इसका ये था कि ये मॉलिक्यूल्स की शेप या स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को नहीं बता पाती थी, ये इसका सेकंड लिमिटेशन था।
उसके बाद आई वीबीटी। वीबीटी क्या कहती है कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड के बनने में क्या होगा किन्हीं भी एटम्स के वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल मैंने अभी बताई थी जो सबसे बाहर वाली शेल है, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहा था वीबीटी ने। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी कैसे होगा। एक H एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H एटम, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड होता है जब कंप्लीट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यही कहलाता है हमारा बॉन्ड। तो वीबीटी कहती थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं अब वीबीटी ने भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप कह लीजिए या ज्योमेट्री कह लीजिए उसको एक्सप्लेन किया, बट क्या हुआ कि ये भी, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या थे कि ये कहती थी कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, पहला तो ये था और दूसरा ये कहती थी कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे होते हैं एटम के ऑर्बिटल एज इट इज पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में वो क्या थी। उसके बाद अगला कंसेप्ट आया उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद एक वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है AB2, ए सेंट्रल एटम, एक बी एटम इधर जुड़ा है, एक बी एटम इधर जुड़ा है। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री, शेप ज्योमेट्री क्या होती है, शेप या ज्योमेट्री हम कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनमें एक होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ साइड एटम जिस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच कितना बॉन्ड एंगल होगा, कितनी डिस्टेंस होगी, ये सब उसी को हम उसकी ज्योमेट्री कह देते हैं। जैसे अगर किसी में ऐसे है 2 एटम अरेंज कि उनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 हो तो इसको हम कहेंगे लीनियर शेप, लीनियर शेप है मॉलिक्यूल की। तो इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी दोनों इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। वेस्पर थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने लोन पेयर और जितने बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जैसे कोई भी एटम है A, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 6 में से इसने क्या किया कि कोई भी 2 बॉन्ड बना लिए। 6 में से इसने सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो चुके हैं उसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, ये वाला है बॉन्ड पेयर। और जो एज इट इज है, यूज नहीं हुए हैं बॉन्डिंग में, उनको कहेंगे लोन पेयर। ये हुए लोन पेयर, ये हुए बॉन्ड पेयर। तो वेस्पर थ्योरी कहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट मीन्स वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसी के बेसिस पे ज्योमेट्री या शेप मॉलिक्यूल की डिसाइड होती है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल इतना देख लीजिए कि लोन पेयर वो है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है
और बॉन्ड पेयर वो है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, इनके बीच में होता है रिपल्शन। कितना कैसे होगा वो आगे देखेंगे। इसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री बताई जाती है। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट और वेस्पर थ्योरी दोनों मिलकर, दोनों से आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। अब इसके बाद एक और थ्योरी आई जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। काफी इंपॉर्टेंट और ये सबसे रीसेंट थ्योरी यही है किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन को जो बताती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट लेके आई। जैसे VBT कहती थी कि वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान देना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, बट MOT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहले वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके सेम नंबर में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद बॉन्ड बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन का देख लीजिए केस, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और 1s ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन का। तो MOT कहती है कि ये दोनों ऑर्बिटल के मिक्स होने से दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या होगा, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, इनके मिक्स होने से एक की एनर्जी जो होगी वो लोअर होगी, दूसरे की एनर्जी हाइयर होगी कंपेरेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। यहाँ पे एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो आप देख सकते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बना उसकी एनर्जी लोअर है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग। जैसे बॉन्डिंग अगर सिग्मा बनाए तो इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से। तो बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होती है कंपेरेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है, हाइयर होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल हो चाहे मॉलिक्यूलर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कम किसकी है, बॉन्डिंग की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, पहले ये कंप्लीटली फिल होगा, अब अगर बचेंगे तो इसमें जाएंगे। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इसमें चले गए, इसमें कोई अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं, जो इसमें जाएंगे वो डिस्टेबलाइज करेंगे। और यहीं से हम पता करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर मीन्स कितना बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट्स में भी हो सकता है, 1.5 2.5 3, इस तरीके से। तो ये हम इस थ्योरी को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर से कैसे पता चलेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आपका स्टेबल है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये थ्योरीज का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया कि ये थ्योरीज दी गई है बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वापस चलते हैं ये देखने के लिए जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्या क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि एटम्स जो है वो कैसे कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या क्या होता है। एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इन 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एटम्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, किसी भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो ये एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है,
एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हैलोजेंस, FCl, Bri, ये सारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो on the basis of their electronegativity, elements are divided into 3 categories. First one, electropositive elements. Electropositive elements कौन से हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता हो, जल्दी से पॉजिटिव चार्ज अटेन करने की पावर रखते हो। तो कोई भी एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे। कोई भी 1 2 3 जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, जैसे ये है आपका न्यूट्रल एटम, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको एटम नहीं, अब इसको कहेंगे आयन। तो न्यूट्रल एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट जैसे ही आप इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अब इसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक प्रोटॉन एक्सिस में है, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखते हो, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हो। ऐसे एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, मैंने क्या कहा है, ये पीरियोडिक टेबल है, S D ब्लॉक, इधर P ब्लॉक, ये D, ये S, ये P, कहाँ पे मिलने चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में S ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर इनका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए के, ये वाले HLI, Na, K, Rb, Cs, ठीक है, तो ये वाले फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जो रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट बहुत इजीली कर देते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है, क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। जैसे सोडियम का देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 281, तो सोडियम से सोडियम आयन में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए जो एटम्स यानी कि जो एलिमेंट्स जल्दी से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हो, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे, और उनको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, मतलब स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बैलेंस नहीं रह पाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए इजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। बाहर वाले शेल में क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है 8 पूरे करने के लिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए जो ईजी वे है वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, क्लोरीन
का जो आयन होता है वो क्लोरीन एटम से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का नेचर होता है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का भी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का भी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो इसको नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको क्या करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो ये 3 एक्सेप्ट करता है और कई बार ये डोनेट भी करता है, मतलब दोनों तरह का नेचर ये शो करता है। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आगे आगे देखेंगे। तो ये हमने नेचर क्यों देखा एलिमेंट्स का, नेचर से क्या फर्क पड़ता है? नेचर से फर्क पड़ता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है बॉन्डिंग दो एलिमेंट्स के बीच में। अब देखते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहला, इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, बॉन्डिंग किस किस टाइप से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल होगा, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है तो डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेनली दो तरीके होते हैं, आइदर बाय द complete transfer of electron from one atom to other atom, and the second way is the sharing of electron की sharing between two atoms। तो पहला था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोई भी एक ए एटम है, इसके पास आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है इसने डोनेट कर दिया किसको, बी एटम को, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में हाईली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैटायंस और पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो दो आयंस जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, दैट इज कैटायन एंड एनायन, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नथिंग, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। इसका एग्जांपल है NaCl। NaCl जो है एक तरह का एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl में क्या होगा, सोडियम एटम है, सोडियम कौन से उसका मेंबर है, ब्लॉक का, एस ब्लॉक का मेंबर है, फर्स्ट ए का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का सोडियम Na। किसी भी एटम की अगर आपको वो देखना है उसकी क्या बोलते हैं कि वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो किस ब्लॉक का मेंबर है, उसका क्या नेचर है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये सब कहानी पता चलेगी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो ये क्या करेगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है ये किसको ट्रांसफर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन एटम को, Cl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287,
तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 288। दोनों स्टेबल हो गए क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये स्टेबल हो गए। चार्ज आयन के ऊपर आयन्स बने तो साथ साथ रहेंगे। तो इस तरीके से आपका Na आयन, Cl आयन को अगर मैं नेगेटिव से दिखाऊं और Na आयन को दिखाऊं प्लस से, तो इस तरीके से होगा। कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन के साइज से। तो ये कैटायन, ये एनायन, दोनों ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स साथ साथ रहेंगे। और यही होता है आपका क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, कैटायन के चारों तरफ एनायन, एनायन के चारों तरफ कैटायन, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। जब हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे या इस टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है नेट के अंदर। अब हमने पहला तरीका देख लिया जो कि क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए क्या करेंगे, कैसे शेयर करते हैं वो हम देखते हैं। सपोज करो कोई ए एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बी एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये दोनों एटम क्या करेंगे, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन की कर लेंगे शेयरिंग। शेयरिंग मतलब जब आप बी के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ए का भी इधर काउंट होगा, और जब आप ए के काउंट करेंगे तो बी वाला भी इधर काउंट होगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ने शेयर किए हैं, इन पर दोनों का एक तरीके से कह लीजिए कि बराबर का हक है, मतलब दोनों के लिए, दोनों से बिलोंग करते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्टेड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ भी क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। तो ये जो इसको कहते हैं हम शेयर्ड पेयर, ये जो साझे का शेयर का जो शेयर करने के बाद जो ये लोन पेयर बना है इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। और ये क्या होगा, दोनों एटम के बीच में इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये शेयर्ड पेयर को दोनों एटम के बीच में दिखाते हैं अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर अलग अलग है तो वो फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ ज़्यादा खिसका हुआ होगा। तो ये हुआ आपका शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड्स जिनके अंदर ये बॉन्ड मिलता है उसको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो सिग्मा, पाई, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, डबल में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉन्ड बन सकता है। तो तीसरा तरीका एक और है, वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो शेयरिंग का पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कोई एक एटम ही देगा। जैसे कि बी के पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, तो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिए, और इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं। बनने के बाद ये बॉन्ड भी क्या होता है, कोवेलेंट जैसा ही होता है। तो इसमें क्या होगा, बस ये डिफरेंस है, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम ने दिए, शेयरिंग सेम टाइप की होती है। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल, कोवेलेंट का एग्जाम्पल है कि जैसे Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन एटम कॉन्फ़िगरेशन 287, दूसरा भी क्लोरीन एटम कॉन्फ़िगरेशन 287। तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। 7 थे इसके पास, 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ, जैसे ही आप इस वाली क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसके 8 कंप्लीट हुए। अब इसके करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो इसके भी 8 कंप्लीट हुए। तो इनके पास तरीका था शेयरिंग से कंप्लीट करने का, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड बना और ये जो है
शेयर्ड पेयर इनके बिल्कुल सेंटर में रहेगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक जैसे नेचर के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बना इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। तो Cl2 जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है। ये हम तब देखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे बचता है। अभी मैं बताती हूँ कि इसमें सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजन ने क्या किया है, 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बचा है उसके पास। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है। अगर इसको कोई H आयन अप्रोच करता है, H आयन मतलब प्रोटॉन, तो H आयन क्या होगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो H आयन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। H आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग करने के लिए, तो जब NH4 बनेगा, NH4 पॉजिटिव बनता है अमोनियम आयन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नाइट्रोजन देता है। तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होगा NH3 के पास लोन पेयर, एक हाइड्रोजन प्लस आया, इसने इसको दिया, तो बॉन्डिंग कुछ ऐसे दिखाएंगे, H+, इससे बनता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो अब हम आगे का जो आगे की जो क्लास है वो अगली उसमें कंप्लीट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के जो आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जो आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।